नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनवन पेट्रियट्स। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम इस एपिसोड में जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात होगी धर्मेंद्र प्रधान की, क्योंकि हर जगह उन्हीं की बात हो रही है। क्या सरकार झुक गई? क्या सरकार ने सरेंडर कर दिया? क्या कॉकरोच पार्टी की जीत हो गई? अभी हर जगह सोशल मीडिया पे आप इसी दो, टीम ए टीम बी, या झुक गई या कॉकरोच जीत गई, फॉर में अगेंस्ट में, यही डिबेट सुनेंगे। लेकिन क्या प्रॉपर इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से ये जो पूरी घटना घटी, धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन हुआ, क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुआ है? गौर से सोचिएगा दोस्तों। मेरा मानना ये है, ये जब CAA प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद फार्म बिल जो मोदी जी ने वापस ले लिया, उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि फार्म बिल अच्छी थी, लेकिन देश के हित में मैंने फार्म बिल को वापस लेने का फैसला ले लिया। पहला रिएक्शन हम सबका यही आएगा कि मोदी जी इंटरनल सिक्योरिटी मामले में बहुत ही लुंज-पुंज है, हर बार झुक जाते हैं। बट थोड़ी टेक्निकल डिटेल में घुसने की ज़रूरत है। आज हम लोग इसी पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी इस चैनल पे हमेशा हर चीज़ को देखने का जो हमारा सामाजिक, जियोपॉलिटिकल, इंटरनल सिक्योरिटी का देखने का जो नज़रिया होता है, वो ऑलवेज एक इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। दोस्तों, ये जान के रखिए कि सरकार हमेशा, सरकार मैं यूपीए की बात नहीं करूँगा, लेकिन मोदी जी के समय मोदी जी का जो भी फैसला हुआ है, अगर हम लोग डॉट को कनेक्ट करें, और मैंने जो अपनी रिसर्च की है, डॉट्स को कनेक्ट किया है, हर बार ये पाया है कि कभी भी मोदी जी का कोई भी जो फैसला होता है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट का जो कोर होता है उसके बेसिस पे ही होता है। अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के पहले IB चीफ के साथ 1-on-1 मीट हुई थी। एक सीक्रेट रिपोर्ट पर्सनली IB चीफ ने हैंड ओवर किया था। अब गौर कीजिए, उस पर्टिकुलर सीक्रेट रिपोर्ट में मोदी जी को IB चीफ ने क्या हैंड ओवर किया, अगर मैं कहूँ कि मैं जानता हूँ और मैं इस पे बात कर रहा हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी झूठ हो जाएगी। अगर कोई क्लेम भी करता है कि IB की रिपोर्ट थी, ये सोशल मीडिया पे चालू है, लेकिन IB की रिपोर्ट में क्या थी, वो 1-on-1 मीट थी, यहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन उस IB रिपोर्ट खुलने के बाद उस रिपोर्ट में क्या लिखा था, उसको अगर कोई कहे कि मैं जानता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा। हम लोग एक्सटर्नली डॉट्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं, या बाद में जब चीज़ें डीक्लासीफाई होती है। दोस्तों, इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टिंग करती है, इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा कि चीज़ें एक समय के बाद कुछ पोर्शंस पे कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो OSINT पे, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है, वहाँ पे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डीक्लासीफाई होती है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस रिलेटेड चीज़ों में जो हम जैसे लोग रिसर्च करते हैं, वो वहाँ से चीज़ों को उठाते हैं। लेकिन कब? तब नहीं जब चीज़ें क्लासीफाइड रहती है। क्लासीफाइड चीज़ें कोई नहीं निकाल सकता, ये झूठ बातें हैं। अगर कोई कहता है कि उस पर्टिकुलर रूम के अंदर क्या हुआ वो मुझे पता है, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं दोस्तों जो क्लेम करते हैं कि मोदी जी के साथ IB चीफ उस दिन क्या डिस्कस कर रहे थे, वो मैं जानता हूँ और आज मैं बता रहा हूँ। ये झूठी बातें हैं। हम लोग सिर्फ कुछ चीज़ों को डॉट कनेक्ट कर सकते हैं, या उस दिन क्या घटना घटी थी इसके बारे में जाना जा सकता है, लेकिन बाद में जब चीज़ें डिपार्टमेंट के तरफ से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क पे डीक्लासीफाई की जाती है स्टेप बाय स्टेप। चलिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। इसके अलावा हमने क्या पाया कि IB एक सीक्रेट रिपोर्ट गई, और उसके बाद हम लोग नतीजा क्या देखते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होता है। इसके अलावा दोस्तों एक डोजियर भी दी गई थी। ये इतनी क्लासिफाइड नहीं है,
और वो जो पर्टिकुलर डॉजियर है वो एकदम डायरेक्ट पीएम एंड आईबी चीफ के बीच में 1-to-1 डायरेक्ट ये नहीं थी, वहाँ और भी कॉरेस्पॉन्डेंस थे और भी इनपुट के सोर्सेज हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं कि कई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सैटेलाइट वगैरह से डेटा को ये करती है, एआई बेस्ड सिस्टम्स, वहाँ जंतर मंतर पे दोस्तों इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ब्लैक ग्लास लगा के उन्हीं के बीच में जेंजी बन के, अगर जेंजी प्रोटेस्टर्स हो सकते हैं तो क्या जेंजी आईबी या इंटेलिजेंस के ऑफिसर नहीं हो सकते? क्या वो एक स्टाइलिश सनग्लास लगा के वहाँ उनके बीच में नहीं रह सकते? और वो स्टाइलिश आई ग्लासेस जो थे वो क्या सिर्फ एक दिखावा था? क्या ये एक स्टाइल स्टेटमेंट था? थोड़ा सा इमेजिनेशन को बढ़ाइए। या कुछ चीज़ें थी फेशियल रिकॉग्नाइज करने का, डेटा को उस ग्लासेस के थ्रू सर्टेन डिपार्टमेंट्स में सेंड करने का, ताकि एआई के साथ वो जितने भी चेहरे थे जो डफली बजा रहे थे, जो नाटक कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, या जितने भी वहाँ कंटेंट क्रिएटर से लेके या कोचिंग वाले वहाँ पहुँचे थे, इन लोगों के बीच में कड़ियाँ जोड़ने का जो तरीका है, जो हमारा त्रिनेत्र सिस्टम है, मैं बार बार बात करता हूँ, वो रियल टाइम में एक बंदा जो डफली बजा रहा है उसके पास उस समय में जो फ़ोन आ रहा है, क्या वो कतर से तो नहीं आ रहा है? क्या कोई आईएसआई का हैंडलर उससे बात तो नहीं कर रहा है? क्या कोई हवाला ऑपरेटर उसके संपर्क में तो कभी रहा नहीं है? ये सारी चीज़ें परोक्ष में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक इवैल्यूएशन से हो सकती है। अमित शाह को इतना कच्चा खिलाड़ी दोस्तों समझने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार सोशल मीडिया पे एक विक्टिमहुड खेलना कि ये बार बार झुक जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। ओपिनियन अच्छे जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं, पॉलिटिकल यूट्यूबर्स हैं, राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। उनका जो पॉलिटिकल सोच है वो बहुत ज़्यादा है, उनसे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ तक बात आती है बैकग्राउंड में इंटेलिजेंस की, सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट किसी भी हम जैसे आम इंसान से, या राष्ट्रवादी यूट्यूबर जिनका 10 लाख या 20 लाख फॉलोअर भी क्यों ना हो, ऐसे यूट्यूबर, राष्ट्रवादी यूट्यूबर जिनका मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनसे भी 10,000 गुना ज़्यादा है अजीत डोभाल के पास, हमारे आईबी चीफ के पास। दिल्ली कमिश्नर अनुराग कुमार को क्यों लाया गया था? वो पिछले 6 साल से सीएए के समय से, तारिक हुसैन के समय से जो डीप स्टेट का जितना भी, ये कतर हो, दुबई हो, बहरीन हो, नेपाल में बैठ के षड्यंत्र करने वाले इंसान हो, उन सब का एक पूरा डॉजियर तैयार करके अमित शाह को पेश कर चुके थे। ये लोग कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अब नक्सलवाद को ख़त्म करने के बाद ड्रग्स को एलिमिनेट करने का जो $1 ट्रिलियन का CIA का, पूरा डीप स्टेट का, ISI का ये जो पूरा खेल है, उसको तोड़ने का खेल है। खेल बहुत बड़ा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन से थोड़ा झुकना भी पड़ा, तो मेरे नज़र में ये इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्योंकि जंग मोदी जी, अमित शाह, अजीत डोभाल जो अगले 3 साल में, मार्क माई वर्ड दोस्तों, जो लड़ने जा रहे हैं वो बहुत बड़ी है। और ये कहा भी जाता है कि वी शुड चूज़ आवर वॉर वाइजली। हर जंग में कूदने की ज़रूरत नहीं होती है, हर जंग उसी समय पे लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सोच के ताज्जुब होगा दोस्तों कि लगभग आज से 1 साल पहले नीट को मुद्दा बना के एक
प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इसका खाका बन गया था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास। इसका एक स्केची ही सही, बहुत पुख्ता भी नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास आ गई थी। लेकिन अचानक जो लेमैन सवाल होगा कि तुरंत उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऐसे काम नहीं करती है दोस्तों। वो जितने भी सांप है छुपे हुए, उनको बिल से बाहर निकालने का वो वेट करते हैं। जंतर मंतर पे भी पहला दिन एक्शन इसलिए नहीं लिया गया ताकि जितने भी कनेक्टेड डॉट्स हैं वो सारे बाहर आए, और उसके बाद हमारा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके बारे में पब्लिक जानती है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में पब्लिक जानती भी नहीं है। 18-19 इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट ये पूरा जंतर मंतर को ग्राउंड इंटेलिजेंस, एरियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और AI बेस्ड सिस्टम इंटेलिजेंस जो त्रिनेत्र है, ये लगभग 18-19 तरीकों से चीज़ों को ये लोग ट्रैक कर रहे थे। और लगभग 6 साल से जो ताहिर हुसैन 2020 में जो दिल्ली दंगा हुआ था, वहाँ से जो तार जुड़ती हुई चली आई, जो जुनेद उस समय वहाँ भी बिरयानी बेच रहा था शाहीन बाग में, वो आज जंतर मंतर पे भी मौजूद था। सबका हिसाब होगा, सबकी कुंडली तैयार हो चुकी है, सबका डोजियर बन चुका है। इधर रिसेंटली दोस्तों कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। बिहार से सटा नेपाल का जो बॉर्डर है, वहाँ पे हमारे धुरंधरों ने बहुत मैसिव ऑपरेशन किया है, कुछ क्लीन अप किया है, कुछ लोगों को 72 हुरों के पास भेजा गया है। अभी पाकिस्तान में एक खालिस्तानी, मार्क माई वर्ड, कुछ लगभग 1 महीने पहले नेपाल में कुछ खालिस्तानी ISI के बंदे और जमात के कुछ बंदे बांग्लादेश से आके नेपाल में मीट करते हैं। वहाँ कुछ नाम पाए जाते हैं, उनमें से 3 कॉमन नाम अचानक रहस्यमयी तरीके से मार दिए जाते हैं। पाकिस्तान में रविंदरजीत सिंह बिट्टा की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मौत हो जाती है। शेख खलीलुल इस्लाम आज से 2 दिन पहले नेपाल बॉर्डर पे, जो कि जमात का एक उग्रवादी है, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में मृत पाया जाता है नेपाल बॉर्डर पे, बिहार नेपाल बॉर्डर पे। ये बंदा कहा जाता है कि, गौर करिएगा दोस्तों, जिस समय बिहार का इलेक्शन हुआ था उस समय कहा गया था कि नेपाल के रूट से कुछ जमात के और अंसरुल बांग्ला के कुछ आतंकवादी बिहार में घुस चुके थे। उसके बाद वो लोग ऐसे मिल गए और इनपुट ये थी कि ये स्लीपर सेल को कुछ खास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा था, बड़े मकसद के लिए। कुछ जब ट्रिगर होगा, आकाओं से आदेश मिलेंगी, लगभग इसी टाइप का कुछ प्रोटेस्ट वगैरह जो लगभग 1 साल पहले से प्लान थी। उस समय आपको ये जो ट्रेन जिहादी जो छुप के घुस गए थे बिहार में, इनको एक्टिवेट करना था। कुछ जिहादी स्लीपर सेल को तैयार रखा गया था बंगाल में। वो तो शुक्र मनाइए कि शुभेंदु अधिकारी आने से उनको इंटेल रिपोर्ट मिल गई थी। बंगाल में क्लीन अप एक्शन उसी दिन से स्टार्ट हो गया था दोस्तों, बंगाल इलेक्शन के पहले, जिस समय RN रवि बंगाल के गवर्नर बन के आए थे, जो कि अजीत डोभाल के राइट हैंड थे। ये सारी दोस्तों इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हो रहा है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। डोजियर जो आया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। डोजियर बहुत पुख्ता है, 200 पेज का डोजियर है, जिसमें एक एक जंतर मंतर का बंदा, उसका फेशियल रिकॉग्निशन, उसकी पूरी कुंडली, उसका पूरा फिनेंशियल डिटेल। एक ऑपरेशन सत्या करके एक सॉफ्टवेयर नया लॉन्च हुआ है, जिसके मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, और इसके बारे में मैं आगे डिटेल में भी बात करूँगा कि कोई भी बंदा अगर हवाला के साथ कोई भी इंटरेक्शन करेगा, हवाला किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में, वो जो सत्या मिशन जो अमित शाह जी ने जो लॉन्च किया है, उससे वो बंदा
ज़रूर पकड़ा जाएगा। उस चीज़ को जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ये त्रिनेत्र सिस्टम है, जो फिनेंशियल मॉनिटरिंग का, जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस FIU, उसका जो सत्या सिस्टम है, ये दोनों जब क्लब होंगे तो जितने भी कॉकरोचेस हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, ये सारे पकड़े जाएंगे। और इनमें से दोस्तों कुछ चीज़ों का, कुछ लोगों का नाम आना स्टार्ट भी हो गया है। इनमें से बहुत बड़ा नाम कोचिंग माफियाओं का भी आ रहा है, क्योंकि एक इनपुट आई थी कि कैसे डीप स्टेट विदेशी शक्तियों के प्रभाव में ये कोचियन माफिया वाले आ गए थे। इनको पैसा दिया जा रहा था भारत विरोधी एजेंडा और नैरेटिव चलाने के लिए। आपने देखा होगा ये पटना वाला जो अपने आप को सर बोला करता था, पटना का सर, अल्टीमेटली वो जिहादी निकला। दिल्ली में भी कुछ बैठे हुए थे जो देश विरोधी, मोदी विरोधी बातें किया करते थे। ये लोग ऑलरेडी लूप में हैं, एजेंसीज इनको ट्रैक कर रही हैं कि क्या इनको पैसा मिला है देश विरोधी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने वाला। फिजिक्स वाले का जो बंदा था वो ऑलरेडी कॉकरोच जनता पार्टी के साथ ये ओपन फोरम में है, ये देखा गया जंतर मंतर में। ये सारे ट्रैक होंगे। और जहाँ तक बात है धर्मेंद्र प्रधान की, तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जो पूरे मैकॉले का जो ये सिस्टम है उसको तोड़ के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो नो कॉम्प्रोमाइज़ है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री इतनी एक टफ लाइन है, स्मृति ईरानी फेल हो गई, ये हमारे जावड़ेकर साहब जो हैं वो लगभग बेइज्जत होकर निकले, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने यहाँ बहुत सारी इम्पोर्टेंट काम किया है। मुगलों का नाम हटा के सावरकर जी का नाम ऐड करना, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करना जो एक ही सिलेबस, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ भी वो सिलेबस को पढ़ाएंगे, मदरसा भी वही सिलेबस को पढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक घंटी थी डीप स्टेट के लिए, विदेशी शक्तियों के लिए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अगर ये वामपंथी और जो विदेशी ताकतों के हाथ से अगर चली जाएगी तो वो जो नैरेटिव का कंट्रोल है जो अगली पीढ़ी का जेनजी पे, ये उनके हाथों से चला जाएगा। तो ये दोस्तों एक ओवरऑल खाका है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम कैसे कर रही है। और अभी जिनका मैंने नाम लिया कि नेपाल बॉर्डर पे कुछ एलिमेंट्स का, एक खालिस्तानी जिनका रविंदरजीत सिंह बिट्टा, और जमात का बंदा खलीलुल इस्लाम, और एक बंदा था वो लश्कर का बंदा था आदि फजल बेग। ये लोग नेपाल में मीट किए थे। ये जो घटना जिस समय हो रही थी जंतर मंतर के CJP का, इससे इन लोग का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन IB के हाथ में मिला था। तो बैकग्राउंड में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें इंटेलिजेंस कम्युनिटी कर रही है। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट जैसे जैसे आएगा हम बात करेंगे, पॉलिटिकल व्यू से कम इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन भी अल्टीमेटली इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे ही डिपेंड करती है। इस चैनल पे हमारी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि इंटेलिजेंस रिलेटेड जितनी भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो, जेन्युइन इनपुट हो, जिसके डॉट को हम लोग कसौटी पे खड़ी करते हुए हम पाएँ, और उससे जो पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स निकलती है उस पे हम बात करें। तो दोस्तों मैं आनंद रूपम तब तक आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।